आज हम बात करने वाले हैं माय नेम इज खान के बारे में। माय नेम इज खान इज अ मूवी विच नॉट ओनली टॉक्स अबाउट द जजमेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक रेस और अ स्पेसिफिक रिलीजन। ये एक जर्नी है एक ऐसे शख्स की जिसकी शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ उसका खुद का भाई भी उसे समझ नहीं पाता, उसे समझना नहीं चाहता, वो इमोशंस नहीं कैरी करता उसका भाई उसके लिए। इट वॉज जस्ट हर मदर जो उसकी इंपॉर्टेंस समझती है। बट विद टाइम वी सी कि कैसे लोगों का ओपिनियन उस शख्स के बारे में बदलता है, कैसे वो शख्स विद टाइम लोगों से मिलता है, अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करता है, अपनी खुद की एक फैमिली क्रिएट करता है बड़ी मुश्किलों से, और कैसे सोसाइटी को उस चीज़ से भी खुशी नहीं मिलती और सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि उसका पूरा परिवार बिखर के रह जाता है। देन अगेन वो फिर से वही से शुरुआत करता है अपनी आइडेंटिटी की खोज के अंदर। दोबारा वही स्ट्रगलिंग फेस आता है कि कैसे खुद के लिए लड़ाई करनी है, खुद को प्रूव करके दिखाना है कि यस आई एम नॉट द पर्सन यू थिंक आई एम। और फिर इवेंचुअली एंड के अंदर वो कैसे सबको प्रूव करके दिखा पाता है, कैसे वो अपनी जगह लोगों के मन में, लोगों के दिलों में बना पाता है। इट्स अ जर्नी ऑफ दैट पर्सन। तो मूवी के बारे में बात शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने इस पूरी वीडियो को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसकी मदद से हम पूरी मूवी का ब्रेक डाउन करेंगे विद द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट इट ऑफर्स। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ के साथ, जो कि है मूवी के इंट्रो के बारे में। क्योंकि जितनी ज़्यादा ज़रूरी ओवरऑल मूवी एक होती है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका इंट्रो होता है। क्योंकि अगर इंट्रो आपका हुकिंग नहीं हुआ, अगर आपके मूवी के इंट्रो ने आपकी ऑडियंस को ग्रैब नहीं करा, अगर उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं हुआ लोगों को रोक कर रखने का, तो फिर इट डजेंट मैटर कि आपकी मूवी के अंदर आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे होने वाला है। वो इंट्रो ही पूरा मूवी का रिदम खराब कर देगा। लेकिन इस मूवी के अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। जब मूवी शुरू होती है तो हमें कैरेक्टर की नर्वसनेस देखने को मिलती है वहाँ पे, कैसे ही इज शफलिंग हिज स्टोन्स, हाउ ही इज डूइंग हिज चैंट्स, उन सब डिटेलिंग्स पे कितना ज्यादा ध्यान दिया गया है। जब वो बैक से शॉट दिखाया जा रहा है वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बट द टाइम ही एंटर्स इनटू द एयरपोर्ट वी सी कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल अबाउट हिम। उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है किसी न किसी रीजन की वजह से, और वही वो रीजन है जो उसको अलग बनाता है, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा चीज कि कस्टम ऑफिसर्स उसको अलग से लेके गए, एंड बिकॉज ही इज मुस्लिम उसका अलग से चेकिंग हो रहा है। वो भी एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है मूवी के अंदर, वो कंसेप्ट भी। एंड द थर्ड वन इज ही इज गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। My name is Khan and I'm not a terrorist. ये तीसरा की हाईलाइट रहने वाला है मूवी का। तो जो तीनों चीजें हैं वो इंट्रो के अंदर ही सेट कर दी जाती हैं, जिससे कि ऑडियंस को आइडिया हो सके कि क्या देखने को मिलने वाला है उन्हें। सो सी हाउ क्रिएटिवली दे हैव डन इट, कि आपको पूरी मूवी समराइज करके सिर्फ इंट्रो के अंदर ही दे दी उन्होंने। ये होता है एक अच्छा इंट्रो। उसके बाद दूसरी चीज के बारे में बात करें तो वो होगा हमारा प्रोटैगनिस्ट, प्लेड बाय नन अदर देन शाहरुख खान हिमसेल्फ। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो ढंग से बोल नहीं सकता, बिकॉज ही हैज एस्पर्गस सिंड्रोम। ठीक है, बट ये एक चैलेंज है कि जो कैरेक्टर बोल नहीं सकता ढंग से, जो अपने इमोशंस ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, फिर वो स्टोरी नरेट कैसे करेगा, वो ऑडियंस को पूरा नरेशन कैसे सुनाएगा। एंड यू कैन सी दैट योरसेल्फ कि पूरा मूवी SRK के ही नरेशन में चलता है, ईच एंड एवरी स्टोरी उसी के नरेशन में आती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है बिकॉज रिजवान खान जैसी एयरपोर्ट से बाहर आता है, ही स्टार्ट्स राइटिंग इन अ नोटबुक व्हाइल सिटिंग ऑन अ बेंच कि डिफरेंट माइंड्स नाम की किताब में लिखा है कि हम जैसे लोग बोलकर भले ही अपने इमोशंस ना जाहिर कर पाते हों, लेकिन हम लिखकर उतने ही अच्छे से इमोशंस बता सकते हैं जितना एक आम शख्स बोलकर बता सकता है। सो हेयर ही इज क्लैरिफाइंग दैट वट एवर नरेशन यू आर गोइंग टू गेट इज थ्रू माई नोट्स, इज थ्रू द थिंग्स दैट आई एम राइटिंग इन माई बुक और इन माई नोटबुक। यहाँ से क्लियर हो जाता है, यहाँ पे एक लूप होल क्रिएट नहीं होता कि अगर वो बोल नहीं सकता तो वो नरेट कैसे कर रहा है। तो दिस वॉज अ रियली ब्रिलियंट थिंग। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखती है हमारे प्रोटैगनिस्ट के अंदर, वो है द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ। ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है ये चीज़, क्योंकि इसी की वजह से ऑडियंस प्रोटैगनिस्ट से कनेक्ट कर सकती है, कर पाती है, उसकी स्टोरी से कनेक्ट कर पाती है। वो जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, उसने जैसी चीज़ों को जैसे जिस तरीके से फेस करा है, हाउ इनोसेंट ही इज़, और उसकी वजह से हमें उसका पेन और भी ज़्यादा महसूस होता है कि एन इनोसेंट सोल
इज गेटिंग ट्रॉमेटाइज्ड फॉर नथिंग बट हिज रिलीजन। ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है प्रोटैगनिस्ट कि व्हेन ही वाज गेटिंग टॉर्चर्ड बाय यूएस गवर्नमेंट ही वाज लाइक कि कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी बिल्कुल गर्मी हो जाती है। नमाज के लिए भी वक्त नहीं बताते, जब भी डर का एहसास होता है सजदे में सर झुका लेता हूँ। मैंने कहा उनको कि मैं उनका एसी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बहुत नाराज़ हैं लगता है वो मुझसे। यू कैन सी दैट कि अगर एक नॉर्मल शख्स होता तो ही वुड हैव नोन कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों उसको बर्फ पे लिटाया जा रहा है, क्यों एकदम से गर्मी हो जाती है। ही वुड हैव नोन दैट, बट हियर आवर प्रोटैगनिस्ट इज नॉट दैट वेल वर्स्ड इन दीज थिंग्स। जो क्रूअल लाइफ होता है, जो एक क्रूअल साइड होता है जिंदगी का, उससे ज़्यादा इतना अवेयर नहीं है हमारा प्रोटैगनिस्ट। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ कमिंग अप विथ सच टर्म्स, विथ सच थियरीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है एज ऑडियंस आपको। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है मूवी का ह्यूमर, कि भले ही मूवी एक सीरियस नोट पे चलती है, पहले हमारे पास एक एस्पर्गर सिंड्रोम से टैकल करता हुआ शख्स है, एक प्रोटैगनिस्ट है, उसके बाद भले ही थोड़े टाइम के लिए एक खुशी का मोमेंट आता है, लेकिन फिर से वही मेलनकली वाला फेस चालू हो जाता है। तो उस छोटे से फेस के अंदर भी जो ह्यूमर है, वो ह्यूमर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड ही इज़ वेरी इनोसेंट, कि उसको पता ही नहीं कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। ही इज़ जस्ट लाइक मैं तो सच बोल दूंगा, बाकी वो ह्यूमर में बदल जाएगा। द वे ही सेड टू मंदिरा's बॉस कि आप मेरे पैदा होने से पहले मिस इंडिया रही होंगी। इट वॉज समथिंग लाइक दैट। मैं रोन नहीं करना चाहूँगा उसे। तो दैट वॉज अ रियली अमेजिंग थिंग फ्रॉम द एंड ऑफ आर प्रोटैगनिस्ट। अब बात अगर करें एक्टिंग की, तो ये मेरी ना समझी होगी कि अगर मैं कहूँ कि किसी ने भी किसी भी तरह से कोई गलती कर दी एक्टिंग के अंदर, बिकॉज ऑल द एक्टर्स हु आर देयर इन द मूवी प्ले देयर रोल्स मैग्निफिसेंटली, जस्ट अमेजिंगली दे डू देयर जॉब, कि आपको लगता ही नहीं है कि कोई भी आउट ऑफ द कैरेक्टर बात कर रहा है, कि कोई भी असल में वो कैरेक्टर है ही नहीं बल्कि कोई एक्टर है। नहीं लगता ऐसा, स्पेशली द परफॉर्मेंस दैट वी सी फ्रॉम काजोल एंड फ्रॉम शाहरुख खान, इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। लाइक जब भी मैं वो मूवी देखता हूँ ना, तो मैं हमेशा ऑस्ट्रक रह जाता हूँ उनकी परफॉर्मेंस से। काजोल की परफॉर्मेंस 2 सीन्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमाल हो जाती है। एक जब वो फुटबॉल ग्राउंड के अंदर होते हैं, शाहरुख खान और काजोल दोनों एक साथ, एंड व्हेन शी स्क्रीम्स एट हिम कि गो एंड टेल द होल अमेरिका, टेल द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कि माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, सो दैट दे कैन नो कि आवर सन वॉज नॉट अ टेररिस्ट। एक वो सीन, और दूसरा वो जब वो सैम की बॉडी के पास बैठी होती है एंड व्हेन शी स्टार्ट्स स्क्रीमिंग, दैट सीन। Go back to his son! Sam, come back! Don't leave me! वो सीन एक ऐसा सीन है जो कि आपको एक अलग स्टेट के अंदर लेके चला जाता है, एक अलग लेवल पर लेके चला जाता है, बिकॉज आपको वो दर्द महसूस हो पाता है, उस शख्स का, उस माँ का वो दर्द आपको महसूस हो पाता है। वो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। SRK की एक्टिंग की अगर बात करें तो पूरी मूवी के अंदर ऐसा कोई सीन है ही नहीं जब हमें लगता है कि यहाँ पर कोई कमी रह गई हो। नहीं, और सिर्फ SRK की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, रिजवान खान के रोल में जो चाइल्ड एक्टर्स और टीनेज एक्टर्स भी लिए गए थे, जैसे कि तनय चेड्डा या फिर आदर्श गौरव, वेरी अमेजिंग जॉब दे डिड, कि आपको विश्वास हो जाता है उस कैरेक्टर के ऊपर, उस एक्ट के ऊपर। जिमी शेरगिल ऑलवेज टॉप ऑफ द गेम मिलते ही हैं अपनी हर मूवी के अंदर, हर परफॉर्मेंस के साथ। उसी के साथ साथ जरीना वहाब का जो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, हु प्लेड रिजवान्स मदर, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल है। इतना ज़्यादा रियलिस्टिक बना देते हैं ये लोग उन कैरेक्टर्स को कि आपकी आंखें देखते ही नहीं थकती हैं। इतना ज़्यादा सुंदर तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है उन्हें। उसके बाद अब अगर बात करें उन कैरेक्टर्स के डायलॉग्स की जो वो बोलते हैं मूवी के अंदर, जिनका ओवरऑल इम्पैक्ट हम पर पड़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा कमाल है। Honey, keep it. For those who are not Christian in Africa. 3 प्रोमिनेंट ट्रेट्स देख सकते हो आप मूवी के डायलॉग्स के अंदर, और वो 3 प्रोमिनेंट ट्रेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, काफ़ी ज़्यादा विटी हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जब रिजवान की मदर एक्सपायर होती हैं, तो वहाँ पे हमें जो डायलॉग सुनने को मिलता है वो होता है, अम्मी की मौत कंजस्टिव कार्डियोमायोपैथी से हुई। उनका दिल ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया था।
और यहाँ पर है ना कार्डियो मायोपैथी, ये जो रिपीटिशन है ना ये वर्ड्स के अंदर, वो उस डिटेलिंग को दिखाता है कि कैसे दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, कि वो कैसे बोलेगा, कि इवन ही इज राइटिंग इट ऑल डाउन इन हिज नोटबुक, बट स्टिल उस चीज का प्रेजेंस वहां पर होना और रियलिस्टिक बनाता है उसे। उसके बाद अगर दूसरे इंस्टेंस की बात करें तो जब जाकिर अपने भाई रिजवान को अमेरिका बुलाता है और सबसे पहले वो आके उसका ऑफिस देखता है, तो वहां पे जाकिर रिजवान से बोलता है, देखिए गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ही स्टार्ट सीइंग द वॉल्स ऑफ दैट ऑफिस, कि गौर से देखने लग जाता है वो सच में। एंड देन जाकिर इज लाइक कि क्या कर रहे हैं भाई आप। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि कितनी ज्यादा अजीब है सोसाइटी। उन्होंने इस लैंग्वेज में से भी अपनी एक लैंग्वेज बना ली है जिसके अंदर वो उस चीज़ को कहते हैं जिससे उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे कह देते हैं और फिर सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला उनके उस अनकहे इमोशन को समझ जाए, उस बात को समझ जाए, और तब वहाँ पर वो पूरी परफेक्ट हार्मनी के अंदर चीज़ें आती, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो इंसान जो बिल्कुल सिंपल टर्म्स के अंदर स्ट्रेट सेंटेंसेस समझता है, उसके लिए दिक्कत आएगी कि अगर तुम स्ट्रेट सेंटेंसेस को, स्ट्रेट बातों को अलग तरीके से बताकर बताओगे। और यही सेम चीज़ हमारा प्रोटैगनिस्ट रिजवान खान भी एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद तीसरा जो इंस्टेंस है जहाँ पे डायलॉग बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, वो है जब रिजवान और मंदिरा शादी करने का तय करते हैं एंड समीर और मंदिरा एक साथ बात करते हुए दिखाए जाते हैं कि शादी के बाद क्या मेरा सरनेम खान हो जाएगा। तो उस सिनेरियो का भले ही कोई इंपॉर्टेंस ना लगे, बट इट प्लेज अ मेजर रोल बिकॉज दैट चेंज इन सरनेम इज द कॉज ऑफ दैट होल ट्रेजिक सिचुएशन दैट इज गोइंग टू अपीयर। कि अगर वो सरनेम चेंज नहीं होता और वो हमेशा राठौड़ ही रहता तो शायद समीर जिंदा होता। और अगर डायलॉग्स की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी की भी बात करना चाहूँगा। जिस खूबसूरती के साथ शाहरुख खान ने डायलॉग डिलीवरी करी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है कि एक बारी को पहचान में ही नहीं आता कि शाहरुख खान इतने ज़्यादा मोनोटोन के अंदर डायलॉग बोल रहे हैं और इतने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं वो सुनने के अंदर। दैट वॉल्यूम दैट ही गिव्स टू दैट कैरेक्टर इज़ जस्ट अमेजिंग। अब अगर बात करें कैरेक्टर्स और उनके आर्क की, तो मैं यहाँ पे जो दो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हमारे रहे हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि है मंदिरा और रिजवान। मंदिरा की अगर बात करें तो मंदिरा की जो स्टोरी है ना वो एंगर से चालू होती है, वो हेट्रेड से चालू होती है, वो एक गुस्से से चालू होती है कि कैसे द गाय शी फेल्ट फॉर लेफ्ट एंड रैन अवे विद सम अदर गर्ल, कि कैसे शी मैनेज्ड टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, कैसे उसने सब कुछ हैंडल करा, कैसे उसने सब कुछ फेस करा, वो एनर्जी कैसे रखी उसने, वो गुस्सा कैसे बनाए रखा अंदर। ये हमें शुरुआत देखने को मिलती है उस कैरेक्टर की कि शी वेरी मच बिलीव्स इन एंगर, कि जो भी इस दुनिया में हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एंगर और एनर्जी के बेसिस पर हो सकता है। एंड दिस इज द सेम रीजन व्हाई शी सेंट रिजवान अवे फ्रॉम हर, कि अगर रिजवान पास में होगा उसके तो वो सॉफ्ट पड़ जाएगी, वो भूल जाएगी उस गुस्से को जो कि वो नहीं चाहती है, उसे याद रखना चाहती है जिससे कि वो बदला ले सके। बट इन द एंड वी रियलाइज कि कैसे मंदिरा का कैरेक्टर चेंज हो गया है, कैसे शी नाउ हैव रियलाइज्ड कि समटाइम्स एंगर इज नॉट एवरीथिंग, हेट्रेड इज नॉट एवरीथिंग, एनर्जी टू डू एवरीथिंग इज नॉट एवरीथिंग। कभी कभार प्यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, कभी कभार केयरिंग अबाउट अदर पीपल मैटर्स अ लॉट, और ये हमें उस इवेंचुअल रियलाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है। दूसरे कैरेक्टर की बात करें जो कि है रिजवान खान, तो रिजवान शुरू करता है एक ऐसे स्टेज से जहाँ पर लोग उसको जानते तो हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पर गुस्सा उतारने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, उसको ना समझने के लिए, उसको अलग दिखाने के लिए, उसको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि वो वहाँ बिलोंग नहीं करता, उसका भाई तक उसको सपोर्ट नहीं करता। ये सब हमें जो भी ट्रैजिक सिचुएशंस होती है वो देखने को मिलती है रिजवान के केस में जब वो बड़ा हो रहा होता है, कि कैसे ही लॉस्ट हर मदर, कैसे उसका भाई कभी आ ही नहीं पाया इंडिया अपनी माँ को देखने के लिए, कैसे उसने इतना स्ट्रगल देखा, ये सब हमें देखने को मिलता है। बट एज मूवी प्रोग्रेसेस हमें देखने को मिलता है कि नाउ थिंग्स आर गेटिंग गुड, उसको फाइनली प्यार मिल गया, उसने शादी कर ली है, उसका एक फैमिली हो गया है। बट अगेन सोसाइटी को वो चीज़ पसंद नहीं आती है और वही वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो होती है हमारे कैरेक्टर के लिए, वो चैलेंजिंग फेस वो दोबारा आ जाता है। एंड देन फ्रॉम देयर ऑन वो फिर से एक नई जर्नी शुरुआत करता है खुद को प्रूव करने की। वो सब हमें रिजवान के कैरेक्टर के अंदर देखने को मिलता है कि कैसे इन द बिगनिंग ही वॉज अफ्रेड ऑफ पीपल, ऑफ न्यू पीपल, न्यू प्लेसेस, ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। बट एज वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स, टूवर्ड्स द एंड,
वी रियलाइज़ कि रिजवान को अब ये पता चल चुका है कि उसे नए लोगों से मिलना पड़ेगा, उसे नई जगहों पर जाना पड़ेगा, अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये उसे एज अ कैरेक्टर, एज अ ह्यूमन इवॉल्व करता है। ही बिकम्स अ पर्सन जो कि खुद को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। उसके बाद अगर बात करें कुछ ऑनरेबल मेंशंस की, तो उसके अंदर मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा रिजवान के मनी डोनेटिंग सीन का, जहाँ पर वो एक क्रिश्चियन चर्च के एक मीटिंग के अंदर जाता है, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जाता है, और वो अपने $500 उस रिसेप्शनिस्ट को देता है, एंड शी सेज टू हिम, For Christians, honey. Honey, keep it. For those who are not Christian in Africa. तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है व्यूअर को, इतनी ज़्यादा बड़ी बात कह जाना। उसके बाद मोटेल वाला सीन जो आता है, जब हमें देखने को मिलता है कि SRK इज़ गोइंग टू स्टे इन अ मोटेल, और वहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे एक थोड़ा कॉमिक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन चल रही है, बट सडनली थिंग्स चेंज एंड हाउ द मोटेल ऑनर starts abusing Muslims, and the moment he calls शाहरुख खान, कह रहे भाई कौन है, कहाँ से है, नाम तो बता दे अपना क्या है, और फिर वो घूमता है और फिर बोलता है ना जब, My name is Khan and I'm not a terrorist. तो शायद तुमने रियलाइज ना कराओ, बट बैकग्राउंड में जो भी स्कोर चल रहा होता है, जो भी साउंड इफेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं, उन सबको म्यूट कर दिया जाता है, उन सबको एकदम गिरा दिया जाता है, जस्ट सो दैट कि वो जो डायलॉग है ना उस पर बिल्कुल प्रॉपर एम्फेसिस आ सके और ऑडियंस उस दर्द को समझ सके। उसके बाद जो बस वाला सीन होता है, द मोमेंट दैट कपल ऑफर्स शाहरुख खान दोज रोल्स, और वो दोनों उठा लेता है, इतनी भूख लग रही होती है, पैसे नहीं है, भूख लग रही है, रोल दोनों उठा लेता है। दैट सीन इज समथिंग एल्स, इज जस्ट समथिंग एल्स, कि वो एक ऐसा सीन है जहाँ पर है ना आपकी आंखें अपने आप भर आती हैं, एंड यू आर लाइक ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, लाइक जबकि ऐसा कुछ डायलॉग नहीं आता है हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ से, ना ही उस कपल की तरफ से इतना कुछ डायलॉग आता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है वो सीन व्यूअर को बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमें उन कैरेक्टर्स की आंखों से दिख जाता है कि व्हाट इट इज़ दैट ही इज़ गोइंग थ्रू। उसके बाद वो सीन आता है जब बोथ आर कैरेक्टर्स मंदिरा एंड रिजवान are in the hospital, and now they have to talk about the thing that has happened with them. They have to talk about that fact कि yes, they've lost their kid, they've lost their son, but instead of talking about that, वो अपनी बातों को repeat कर रहे हैं just so that they don't have to talk to each other, because अगर एक दूसरे से बात करी तो उनको उस चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी जो उनके साथ हुआ है, and right now they are not ready, they are not prepared to talk about that thing, और वो चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड विद देम। इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक है वो उनके लिए कि अगर बात करी तो इमोशंस स्पिल करने लग जाएंगे। इन केस ऑफ रिजवान अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एंड इन केस ऑफ मंदिरा वो अभी करना नहीं चाहती, बिकॉज फॉर नाउ शी वॉन्ट्स टू कीप ऑल ऑफ दैट टू हर सेल्फ सो दैट शी कैन फाइट फॉर हर सन। और इसके अंदर हमें वो रियलिटी देखने को मिलती है, वो एक्चुअल चीज़ जो होती है वो देखने को मिलती है कि कैसे लोग एकदम ब्लैंक रह जाते हैं। जैसे मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है कि एकदम से चिल्लाना चालू कर दिया या रोना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी यू जस्ट गो ब्लैंक, यू आर लाइक कि व्हाट इज़ दिस, लाइक इट इज़ समथिंग दैट जस्ट कांट हैपन, और विश्वास नहीं होता है, एकदम आप खाली होके बैठ जाते हो। लाइक दिस इज समवन whom I saw this morning. This was someone who was laughing, who was playing and all just in the morning like 6-7 hours ago, and now he's no more. विश्वास नहीं होता ऐसी चीज़ पर, और यहाँ पर उस चीज़ का सबसे अच्छा डिपिक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर लास्ट चीज़ के बारे में बात करें जिसको मैं ऑनरेबल मेंशंस के अंदर ऐड करना चाहूँगा, तो वो होगी मंदिरा का नरेशन। यस, पूरी की पूरी मूवी रिजवान खान के नरेशन पे चलती है, शाहरुख खान के नरेशन के थ्रू चलती है, लेकिन जब मूवी का एंड आता है, जब वो फाइनली प्रेसिडेंट से मिल गए होते हैं, एंड व्हेन दे आर स्टैंडिंग ऑन दैट स्टेज, तब और तब सिर्फ मंदिरा का नरेशन आता है, और उसके अंदर वो सैम से बात कर रही है कि कैसे खान ने फाइनली वो चीज़ कर दिखाई जो मैं अपनी नफरत और गुस्से से नहीं कर पाई। वही कैरेक्टर आर्क जो है कि रियलाइजेशन होता है हमारे कैरेक्टर को, तो वो चीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और ये एक लौता ऐसा मोमेंट होता है जब हमें मंदिरा की तरफ से नरेशन सुनने को मिलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डाली गई है, इसमें ऐड करी गई है, कुछ भी ऐसे ही ऐड नहीं हुआ है। उसके बाद जो फाइनल चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है माय नेम इज़ खान और फॉरेस्ट गंप के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट गंप और इंडिया की लाल सिंह चड्ढा बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कि लाल सिंह चड्ढा उस लेवल पर बन ही नहीं पाई जो वो फॉरेस्ट गंप से कम्पीट कर पाती। बट एज पर मी, इंडिया की जो फॉरेस्ट गंप थी ना, वो लाल सिंह चड्ढा नहीं, वो माय नेम इज़ खान थी। बिकॉज अगर आप इनकी सिमिलैरिटीज़ देखो ना आपस के अंदर, तो कहीं ज़्यादा है। हमें जो प्रोटैगनिस्ट मिल रहा है वो एक नॉर्मल प्रोटैगनिस्ट नहीं है,
वो किसी ना किसी तरीके से मेंटल लेवल पर चैलेंजेस फेस कर रहा है। उसके बाद उसको भी उसके नॉर्मल स्कूल के अंदर ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड देन जो प्रोटैगनिस्ट का अदर हाफ है वो भले ही ये सोचे कि द थिंग दैट दे आर डूइंग, द थिंग दैट दे आर प्लानिंग टू डू आर मच मोर बिगर देन द प्रोटैगनिस्ट, कि जेनी को लगता है कि फॉरेस्ट बहुत छोटा मोटा सोच रहा है, उसको बहुत आगे जाना है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा फेमस बनना है, सिंगर बनना है, हॉलीवुड के अंदर जाना है, ये सब है। बट वो फेल हो जाती है और बाद में फॉरेस्ट ही उसकी मदद करता है। एंड इन माय नेम इज़ खान यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा एक सैड लेंस के थ्रू दिखाई गई है कि मंदिरा को लगता है कि मैं ही अपने गुस्से से ही सब कुछ प्रूफ करूंगी और सैम को इंसाफ दिलवाऊंगी और जितने भी कोर्ट्स वगैरह हैं उन सब के अंदर जाके मैं अपने सैम के लिए केस लड़ूंगी। बट इन द एंड वी ऑल सी व्हाट हैपेंड। उसके बाद दोनों मूवीज के अंदर एक और जो सिमिलैरिटी है वो है पावर ऑफ नरेशन। यस, दोनों कैरेक्टर नरेशन के थ्रू हमें बताते हैं जो उनके साथ इंसिडेंट्स हुए थे या फिर वो जिन लोगों से मिले थे उनकी क्या कहानी रही थी, उन्होंने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी। वाई? बिकॉज अगर मेकर्स ने ये डिसाइड करा कि वो इंस्टेड ऑफ टेलिंग अबाउट दोज कैरेक्टर्स वो दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा मूवी का और एक वो फ्लो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी जो पूरा होल्ड है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के हाथ में है, वो है पूरा कंट्रोल होल्डर। लेकिन जैसे ही अगर किसी रैंडम कैरेक्टर की स्टोरी बताई जाएगी, उसको स्क्रीन टाइम दिया जाएगा, तो हम अपने प्रोटैगनिस्ट को भूलते चले जाएंगे। इसलिए उनकी स्टोरी बताई जा रही है, उनकी स्टोरी की भी वैल्यू है एज ए कैरेक्टर, उनको भी रिस्पेक्ट किया जा रहा है। बट वो रिस्पेक्ट किसके थ्रू मिल रही है? वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के नरेशन के थ्रू मिल रही है। और ये चीज दोनों मूवीज बहुत ही ज्यादा बखूबी तरीके से फॉलो करती है। इकलौता डिफरेंस जो है दोनों मूवीज के अंदर वो ये है कि फॉरेस्ट कम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे चलती है। उसके अंदर भले ही जेनी के साथ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही हों, बट फॉरेस्ट इज़ क्वाइट लकी इन दिस टर्म। बट माय नेम इज़ खान के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सिचुएशंस ट्रैजिक ही रहती हैं हमेशा की तरह। वो एक थोड़ा सैड टेक है फॉरेस्ट गम के ऊपर, थोड़ा मेलनकॉलिक टेक है फॉरेस्ट गम के ऊपर। बट अगेन यहाँ पे जो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती है शाहरुख सर से, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। आप चाहे वो किसी भी एक्टर से दुनिया के कहीं भी कंपेयर कर लो, माय नेम इज़ खान इज़ अ परफॉर्मेंस जो कि अपने आप में ही एक अलग चीज़ थी। बाकी हिंदू फोबिया के बारे में बात करती है मूवी। यस, आई नो कि पूरी मूवी की एक मुस्लिम कैरेक्टर के बारे में होने वाली, जिसके अंदर सारे धर्मों को इक्वली रिप्रेजेंट करा गया है। बट इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवी जब हमें दिखता है कि रिजवान उस गैराज से उठकर जब अपने घर आ रहा होता है, तो उसे रास्ते में बहुत ज़्यादा शोर देखने को मिलता है। और वो शोर कहाँ से आ रहा होता है? वो शोर गणपति की रथ यात्रा से आ रहा होता है। उसकी वजह से, उसमें जो इतना शोर होता है उसकी वजह से रिजवान इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वो हाथ पैर चलाने लग जाता है। नाउ दिस इज समथिंग जो कि इजीली रिप्लेस किया जा सकता था मुंबई के ट्रैफिक के साथ। वहाँ पे आपको गणपति का वो रथ यात्रा दिखाने की जरूरत नहीं थी, उसके अंदर कहीं से भी हिंदू कल्चर को ऐड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन सम वे और अनदर यू आर प्रेजेंटिंग हिंदू कल्चर एज इफ इट्स बैड, जो कि नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे इजीली ट्रैफिक सिग्नल आ सकता था, वहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी रहती इतनी सारी वो आ सकती थी, तो वहाँ पे काम चल जाता है। यहाँ पे गणपति जी का ये रथ यात्रा दिखाने का कोई जरूरत नहीं था। वहाँ पे उस सीन की वजह से लगता है कि मूवी थोड़ी हिंदू फोबिक है। बाकी मूवी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऐसी मूवी है जो कि आप बार बार देख सकते हो और आप कभी भी नहीं थकोगे। टू ऑल ऑफ यू हु हैव नॉट सीन दिस मास्टरपीस, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। इट्स जस्ट एन अमेजिंग मूवी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। एंड अगर तुम इतनी एंड तक आ ही चुके हो, लाइक तुमने अपने 23-24 मिनट दिए हैं अपनी ज़िंदगी के इस वीडियो को, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। बिकॉज आई डोंट नो वाई बट 98% ऑफ माई व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग। क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या उसका? आई रियली वांट टू नो, अगर कोई है तो। सो इफ देयर इज अ रीज़न लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तब तक के लिए रूह जम सी गई, जिस्म छिल सा गया, रूठे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया।